Hello, welcome to Ventilator Vibes. Today I'll be discussing a very important topic or any very important investigation that every anesthesiologist out there should know. Okay, this is called thromboelastography or TAG. Okay, now अब ये जानने की ज़रूरत है कि हमें टैग की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, बेसिकली ये एक हमें पूरी नॉलेज देता है पेशेंट की कोagulation प्रोफाइल का. ठीक है, टैग से पहले हमारे पास जो रूटीनली हम जो कोagulation प्रोफाइल यूज़ करते हैं दैट इज़ योर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR, प्लेटलेट एंड APTT. ठीक है, बट इन चारों इन्वेस्टिगेशन में हमें कभी भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं मिली, राइट? तो टैग का इन्वॉल्वमेंट हुआ. So what is TAG? TAG, it is a bedside test that assesses the efficiency of blood coagulation. Efficiency of blood coagulation. Efficiency का मतलब है कि हमारे clotting factors और platelet के बीच का aggregation, उनका relationship in forming a clot is your efficiency of blood coagulation. Okay, it measures the interactions between your platelet, your coagulation factor, fibrin, and also it tells about what is fibrinolysis. Okay, now these parameters like the relationship between the platelet count, your platelet function, your clotting factors, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी की सभी हमारी जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस जो कि है हमारी PTINR, APTT और प्लेटलेट, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट उसके अंदर कवर नहीं होती. ओके, सो टैग इन्वॉल्व्स द होल क्लॉट फॉर्मेशन. इट ऑल्सो टेल अस अबाउट क्लॉट स्ट्रेंथनिंग, स्टेबिलिटी ऑफ द क्लॉट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइब्रिनोलाइसिस. ओके, अब हम टैग को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. ओके, टैग एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है कि हम इसे मेजर सर्जरीज हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं. वो मेजर सर्जरीज के अंदर एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस हमें पता है ज़्यादा होना है. ठीक है, और उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी है वो चीज़ पता चले और हम उसको अप्रोप्रिएट ट्रीट कर सकें, राइट? तो मेजर सर्जरीज, इन कार्डिक सर्जरीज, ओके, ट्रांसप्लांट सर्जरीज वेयर मेजर फ्लूइड शिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड, ओके, इन ट्रॉमा, and most importantly in obstetric patients or obstetric surgeries where we can anticipate postpartum hemorrhage and DIC or where a massive transfusion protocol has to be started. Okay, अब basic understanding को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब what are the components of a thrombus formation. ठीक है, जब कहीं पे भी ब्लीडिंग सोर्स है या कहीं पे भी पेशेंट ब्लीड करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले वहां पे क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा. प्लेटलेट एग्रीगेशन से क्या होगा, वहां पे सबसे पहले एक हीमोस्टैटिक प्लग बनेगा. ओके, सेकंड इज क्लॉट स्ट्रेंथनिंग. क्लॉट स्ट्रेंथनिंग का मतलब है यहाँ पे हमारे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और ये प्लेटलेट को स्टेबलाइज करेंगे. ओके, देन फाइब्रिन क्रॉस लिंकेज, जो थर्ड स्टेप है हमारा थ्रोम्बस फॉर्मेशन में, इट इज फाइब्रिन क्रॉस लिंकेज. फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन विल एक्ट एज ए ग्लू. ठीक है, और ये जो प्लेटलेट और जो जितने भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आके एग्रीगेट हुए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा. ठीक है, और एंड लास्ट इज फाइब्रिनोलाइसिस. ओके, तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म होती है थ्रोम्बस फॉर्मेशन की इन ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी. ठीक है, मतलब कि ये काम कैसे करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक रोटेटिंग कप है. यहाँ पे आप ये देखो, ये रोटेटिंग कप है हमारे पास. इसके अंदर हमारा ब्लड है. ब्लड के अंदर एक पिन सस्पेंड कर रखी है और उस पर एक नेट फोर्स के साथ एक वो पिन सस्पेंड की है एंड वो पिन लास्ट में कनेक्टेड है इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर पे. ठीक है, अब जो ये रोटेटिंग कप है आपका, ये एक फिक्स रोटेशन पे मूव करेगा इन द रेंज ऑफ 4 to 45 डिग्री. ठीक है, अब इस रोटेशन का मतलब ये है कि ब्लड बीकर में रखा है. ठीक है, उसके ऊपर एक पिन सस्पेंडेड है. ठीक है, अब ये इस तरह से रोटेट करेगा. जब ये इस तरह से रोटेट करेगा
तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड है इसके अंदर एक वीनस स्लगिश फ्लो मिलेगा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है, जब ये ऐसा स्लगिश फ्लो होगा तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स एग्रीगेशन होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा और फाइब्रिन बनने शुरू होगा, राइट। और जैसे जैसे ये क्लॉट बनेगा, इस जो ये पिन यहाँ पे सबमर्ज्ड है, ठीक है, जैसे जैसे वो पिन बनेगा वो एक नेट फोर्स ट्रांसमिट करेगा टुवर्ड्स योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल ट्रांसड्यूसर और हमें एक थ्रोम्बोइलास्टोग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं थ्रोम्बोइलास्टोग्राफ दिखता कैसा है। सो दिस इज हाउ अ थ्रोम्बोइलास्टोग्राफ लुक्स लाइक। ठीक है, अब इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 5 पैरामीटर पे हम बात करेंगे। फर्स्ट इज योर आर टाइम, दैट इज कॉल्ड योर रिएक्शन टाइम। सेकेंड इज योर के टाइम, और इसको बहुत वाइडली बोला जाता है क्लॉट काइनेटिक्स। थर्ड इज योर अल्फा एंगल। फोर्थ इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड फिफ्थ इज लाइसिस आफ्टर 30 मिनट्स। ओके, अब हम एक एक पैरामीटर को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए आर टाइम। आर टाइम का मतलब है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब है टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट। ओके, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रहा है, अभी टेस्ट शुरू नहीं हुआ है। टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट अंटिल द इनिशियल फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। अंटिल इनिशियल फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन मतलब इस टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइब्रिन क्लॉट बनना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 0 से जब तक फाइब्रिन क्लॉट बनना शुरू होगा, दिस इज योर रिएक्शन टाइम। ठीक है, रिएक्शन टाइम यूजली हमारा 3 to 4 मिनट्स का होता है। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन टाइम है, इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, अब अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो मान लो अगर किसी का रिएक्शन टाइम बढ़ गया या फिर रिएक्शन टाइम प्रोलॉन्ग हो गया। अगर रिएक्शन टाइम प्रोलॉन्ग हो रहा है तो इसका मतलब है उस पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है। ठीक है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को हमारा हेपेरिन और वार्फरिन ये दोनों सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट क्या पता वार्फरिन और हेपेरिन इफेक्ट शो करे अगर प्रोलॉन्ग होता है हमारा आर टाइम। ठीक है, या फिर पेशेंट इज अ नोन केस ऑफ हीमोफीलिया, राइट। अब अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसके अंदर हमारी क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी हो रही है, तो इस सिचुएशन में मैनेजमेंट क्या होगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, एफएफपी हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे एट द रेट ऑफ 10 to 12 ml पर केजी के हिसाब से हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करेंगे। ओके, दिस वाज योर आर टाइम। नाउ द सेकंड पैरामीटर इज योर के टाइम। ये देखिए यहाँ पे, दिस इज योर क्लॉट काइनेटिक्स। ओके, क्लॉट काइनेटिक्स क्या है, जैसे ही बनना शुरू हुआ, बनने शुरू होने से लेके एक फिक्स स्ट्रेंथ तक अगर फाइब्रिन बना तो उसको हम क्लॉट काइनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो फिक्स स्ट्रेंथ होगी वो होगी 20 mm की। ठीक है, टाइम टेकन फॉर द क्लॉट टू रीच फिक्स स्ट्रेंथ दैट इज योर 20 mm। ओके, नाउ व्हाट डज के दिस क्लॉट काइनेटिक्स रिप्रेजेंट्स? इट्स रिप्रेजेंट क्लॉट स्ट्रेंथनिंग। ओके, नंबर 1। ठीक है, और नंबर 2 क्या हो रहा है, जो फाइब्रिनोजन है हमारा वो कन्वर्ट हो रहा है फाइब्रिन में। ठीक है, इसी की वजह से क्लॉट स्ट्रेंथनिंग हो रही है, क्योंकि इट फाइब्रिनोजन कन्वर्ट टू फाइब्रिन एंड इट विल एक्ट लाइक अ ग्लू। ओके, अगर ये के टाइम किसी का प्रोलॉन्ग हो रहा है, के टाइम अगर प्रोलॉन्ग हो रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट को फाइब्रिनोजन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अगर फाइब्रिनोजन की डेफिशिएंसी है तो इसके अंदर द बेस्ट दैट वी कैन गिव टू द पेशेंट इज क्रायोप्रेसिपिटेट। ठीक है, क्रायोप्रेसिपिटेट। अगर हमारे पास एट टाइम क्रायोप्रेसिपिटेट नहीं है तो हम यहाँ पे एफएफपी का भी यूज कर सकते हैं। थर्ड पैरामीटर इज योर अल्फा एंगल। ओके, अल्फा एंगल कुछ नहीं है, यहाँ पे जब हमारा के टाइम के बाद क्लॉट स्ट्रेंथनिंग शुरू हुई उसके बाद स्लोप दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द क्लॉट फॉर्मेशन। अब जैसे जैसे क्लॉट और बढ़ता रहेगा तो स्पीड ऑफ फाइब्रिन की एक्यूमुलेशन को अल्फा एंगल डिफाइन करता है। स्पीड ऑफ फाइब्रिन एक्यूमुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय योर अल्फा एंगल। देखिए ये रहा अल्फा एंगल। ठीक है, नाउ इफ अगर ये अल्फा एंगल लो हो जाए या कम हो जाए तो इसका मतलब भी वही है जो हमारा के टाइम में रिप्रेजेंट हो रहा था, क्या, फाइब्रिनोजन की डेफिशिएंसी।
ठीक है। तो इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा, क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर लो अल्फा एंगल, ओके। और अगर क्रायोप्रेसिपिटेट हमारे पास नहीं है तो हम वहाँ पे एफएफपी का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पैरामीटर इज योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये देखिए, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द टैग, ठीक है। अब व्हाट डज इट शोज, इट शोज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ दैट अ क्लॉट कैन हैव is represented as to via maximum amplitude, okay. Now this clot strength is given, मतलब clot strength जो है इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जो मेजर पोर्शन है वो आपका प्लेटलेट देती है, अप टू 80% ऑफ द स्ट्रेंथ here is given by the platelets, okay. और फाइब्रिन इंटरेक्शन इज ओनली अबाउट 20%. सो मान के चलो अगर किसी का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड काफी कम है, ओके, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसी का कम है तो कौन सी कंडीशन होगी, दैट कंडीशन विल बी अ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और प्लेटलेट डिसफंक्शन, ठीक है। और इसका मैनेजमेंट क्या होगा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, सिंपल, ठीक है। अब टेक की वजह से देखो इतना कुछ हमें पता चला कि भी कहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है, कहाँ पे फाइब्रिनोजन की कमी है और कहाँ पे हमें प्लेटलेट की कमी है, ठीक है। नहीं तो हम बहुत वेगली किसी को भी एफएफपी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, किसी को आरडीपी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, किसी को क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफर कर रहे हैं। टेक से हमें ये हेल्प हो गया कि कौन से पेशेंट को कौन सा मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, ओके। नाउ द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस टेक इज योर फाइब्रिनोलाइसिस, दैट इज लाइसिस 30. It is the percentage decrease in amplitude after 30 minutes of maximum amplitude, okay. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बना प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ बनी। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 30 मिनट्स फाइब्रिनोलाइसिस शुरू होता है, ठीक है। अगर ये फाइब्रिनोलाइसिस आफ्टर 30 मिनट्स इंक्रीज हो रहा है तो वो कौन कौन सी कंडीशन होगी, सबसे पहले होगी डीआईसी, ओके, देन हाइपरफिब्रिनोलाइसिस और ट्रॉमा इंड्यूस कोएगुलोपैथी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एंटी फाइब्रिनोलाइसिस एजेंट्स देने हैं, दैट इज हमारे पास जो अवेलेबल है, दैट इज ट्राइनेक्समिक एसिड एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो ये तो था टेक और टेक के पैरामीटर्स। फर्स्ट इज आर टाइम, के टाइम, देन योर अल्फा एंगल, देन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड लाइसिस 30, ओके। अब देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये देखिए ये नॉर्मल है बिल्कुल, ठीक है। आर टाइम ठीक है, के टाइम ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अल्फा एंगल और सब चीज़ें ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स नॉर्मल, ठीक है। अब अगर सेकंड को कंपेयर करो फर्स्ट से, तो आप ये देख रहे हो आर टाइम और के टाइम बहुत बड़ा हुआ है। अगर आर टाइम बड़ा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कमी है, हाँ, यहाँ पे हमारे पास कमी फैक्टर्स की कमी है, ठीक है। हमारे पास क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है जो एफएफपी से आएंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड में देखो, अब फर्स्ट और थर्ड को अगर कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो मतलब ये स्टेट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट को और फोर्थ को कंपेयर करिए, ये देखिए फाइब्रिनोलाइसिस का टाइम इंक्रीज होता ही जा रहा है, तो यहाँ पे फाइब्रिनोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राइनेक्समिक एसिड और अमाइनो कैप्रिक एसिड का, ठीक है। अब ये देखते हैं हाइपरकोगुलेशन। हाइपरकोगुलेशन एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर देखो आर टाइम और के टाइम बहुत कम है, ठीक है, एंगल भी मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड भी बड़ा है और नहीं हो रहा है, फाइब्रिनोलाइसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट इज ऑफ हाइपर कोएगुलेशन, ठीक है। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डीआईसी के हैं ग्राफ्स जो आए हैं हमारे पास, थ्रोम्बोइलास्टोग्राफ, ये दोनों डीआईसी के हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में हमें ग्राफ हाइपर कोएगुल जैसा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि डीआईसी का जो अर्ली स्टेज होता है उसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जितने भी प्लेटलेट्स हैं, ये सब एग्रीगेट होते हैं, एक जगह आते हैं और ब्लड को जहीं से ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वहाँ पे उसको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। सेकंड स्टेज में क्या होगा,
ये जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं आपके प्लेटलेट, ये सब यूज्ड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अर्ली स्टेज में डीआईसी में ग्राफ हमें ऐसा मिलता है, और लेट स्टेज में हाइपरकोएगुलेबल स्टेट जो हो जाती है, हाइपोकोएगुलेबल सॉरी जो हो जाती है, उसके अंदर हमें ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनेस्थीसिया, और हम इसको आईसीयू में भी यूज़ कर सकते हैं कि भी हमें पता होना चाहिए हमारे पेशेंट का प्रॉपर कोगुलेशन प्रोफाइल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट थ्रोम्बोइलास्टोग्राफी। ओके, सो थैंक you so much and follow Ventilator Vibes for more. Thank you.